गुजर पे शम्मा जलाना है मेरा काम, तेवर हैं क्या हवा के ये मैं जानता नहीं। बातें जन गण मन से, भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर हमारी चल रही सीरीज बातें जन गण मन से में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर अखिल महाजन। आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिटायर्ड हैं ईएसआई हरियाणा से। लेकिन आज हम बातें करेंगे डॉक्टर साहब से एक अलग विषय पर। विषय गंभीर है और समाज में हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अखिल महाजन का स्वागत करता हूं। डॉक्टर महाजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपने समय दिया और बातें जन गण मन से हमारे इस सीरीज के अंदर हम बहुत से समाज में चल रही अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी दिखाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो अब मैंने 2016 में पहली बार मैंने हाई कोर्ट का रुख किया, जब मुझे लगा कि ये तो सारा सिस्टम जो है ये पूरा सबके सब मिले हुए हैं। जब पहली बार मैं इनके अथॉरिटीज के पास गया तो मुझे बोलने बड़ा दुख आता है। मुझे डीजीटीसीपी ने कहा आपने हमसे फ्लैट हमसे पूछ के लिए थे। क्या बात, क्योंकि ये आपका बायलैटरल एग्रीमेंट है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर मैंने आरटीआई डालनी शुरू की। आरटीआई में इन्होंने मुझे क्या जवाब दिया मेरे को कि होम बायर्स का कोई रोल ही नहीं डिपार्टमेंट में, यू डोंट हैव एनी स्टेक। और मुझे दुख की बात है, ये प्रेजेंट जो डीजीटीसीपी है इन्होंने भी यही बात बोली कि डॉक्टर साहब आपका यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, डिपार्टमेंट इज नॉट मेंट फॉर द होम बायर्स, इट इज मेंट फॉर लाइसेंस। मैंने कहा सर पॉलिसी गलत है, इसको पॉलिसी को चेंज करिए। तो इससे भी गुस्सा का जवाब था आप कमरे से बाहर चले जाइए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ सर कि होम बायर्स फंस गया, पैसा उसका डूब रहा है। यस। और आप मजे वाली बात देखो, अथॉरिटीज के पास जाते हो वो कहते हैं होम बायर्स का आपका स्टेक होल्डर ही नहीं है। आपका स्टेक होल्डर ही नहीं। फिर मेरे को उस दिन लगा नहीं, हमें संघर्ष करना है। फिर मैंने ठाना, पहले तो मैंने एक्ट के हिसाब से चलना शुरू किया। तो मेरा पहला केस हाई कोर्ट में 2016 में डला 6775, जिसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि आप प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग मतलब इसको प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करेंगे। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुझे इमीडिएटली रिलीफ दे दी कि डॉक्टर साहब जो रिलीफ मांग रहे हैं वो उसके हकदार हैं, आपका काम है प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग करना, आप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करिए और इनको स्पीकिंग ऑर्डर दीजिए। अब मजे वाली बात है, देखिए कैसा कैसा जवाब देते हैं हमारे सरकारी एजेंसी वाले। इन्होंने हमें जवाब दिया कि हम मॉनिटरिंग करेंगे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बाद, तब तक पूरी वायलेशन हो जाएगी, इंक्रोचमेंट हो जाएंगी, वहाँ मदारे बन जाएंगी, वहाँ कुछ और बन जाएगा वहां पर। और ये लोग बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं हम मॉनिटरिंग करेंगे। ये मुझे लिख के दिया इन्होंने, ये दुर्भाग्य है देश का। आप बताइए मेरे को, एक पढ़े लिखे वहां पे चीफ टाउन प्लानर हैं, वो लिख के दे रहे हैं ऑक्यूपेशन के बाद हम मॉनिटरिंग करेंगे। अब मुझे समझ आया ये सब इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप ये देखिए, इसके बाद मेरी लड़ाई शुरू हो गई इनसे, अथॉरिटी से शुरू हो गई। फिर इन्होंने एक गलती और की, इन्होंने मुझे आरटीआई की अपील में जवाब दिया कि आपका कोई रोल ही नहीं है। मैंने इनको कहा कि पॉलिसी चेंज करो, तो इन्होंने मुझे लिख के दिया है कि आपका डिपार्टमेंट में कोई रोल नहीं है। अब मुझे लगा मेरे पास कोई सहारा नहीं बचा। अब मेरे पास अंतिम सहारा या भगवान होता है या कोर्ट होते हैं। बिल्कुल। जैसे एक मैं डॉक्टर हूं तो हमें कहते हैं आप भगवान हैं, तो इस तरह हमारे लिए जो दो ही चीजें रहती हैं, एक होम बायर के लिए हम किससे लड़ेंगे, शासन से लड़ेंगे, जिनका काम है राजधर्म पालन करना। जी जी जी। अब जब राजा ही चोर हो जाएगा तो क्या करेंगे? अब हमारे केस में राजा ही चोर है। बिल्कुल। और मजे वाली बात है, जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं जिनके पास एक डिपार्टमेंट होता है, उनके पास फाइलें पहुंचती नहीं है, अपनी मर्जी से डिसीजन ले लेते हैं लोग। तब मैंने लड़ाई लड़नी शुरू की। तो उसके बाद जब मैंने एक केस और किया तो उन्होंने कहा कि आप रेरा में जाइए। तो मैंने फिर रेरा की तरफ अपना मुख कर दिया और रेरा में केस कर दिया। रेरा से केस जीत गया 826 नंबर। फिर उसमें मजे वाली बात है, इन्होंने उस को एग्जीक्यूट नहीं किया। जो आरएरा ने मेरी फेवर में दिया उसको एग्जीक्यूट करने की इनके पास पावर ही नहीं है। 37 में डायरेक्शन देने की पावर नहीं है। मैं डायरेक्टर जनरल के पास गया,
कहते रेरा कौन होता है? मैं कहा बड़ा अजीब बात है यार इस देश में कि आप हाई कोर्ट जाते हो और हाई कोर्ट कहता है रेरा के पास जाओ और डिपार्टमेंट कहता है रेरा कौन होता है? रेरा कौन होता है? अब बताइए, अजीब दुविधा है। फिर जब मैंने ध्यान से पढ़ा तो मेरे को लगा कि ये एक्ट डिफेक्टिव है। कोई बात नहीं, एग्जीक्यूशन डाली। एग्जीक्यूशन में जब मुझे पता चला कि इन्होंने एग्जीक्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने मेरे को ऑर्डर दिए। जब ऑर्डर दिए एग्जीक्यूशन में तो पता चला इन्होंने ऑर्डर ही गलत दे दिया। इन्होंने लिख दिया कि आपका प्रोजेक्ट स्टे हुआ पड़ा है, जबकि हाई कोर्ट में कोई स्टे ही नहीं था। पुरानी कहावत है डॉक्टर साहब कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब देखो, अब मैंने जब इसके लिए जब मैंने बोला रेरा अथॉरिटीज को कि आप गलत हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को मिसकोट कर रहे हो, तो मैंने रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया कि मुझे भी नहीं पता था कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल होती है और क्या क्या करना होता है। मैं भी अपने विवेक से कार्य कर रहा था। फिर मैंने जब इसमें एग्जीक्यूशन डाली और रेक्टिफिकेशन ऑर्डर्स डाले तो इनको लग गया कि ये फंस गए हैं। फिर इन्होंने कहा कि हमारे पास हमारी कंप्लेंट आई है ऑर्डर्स के बारे में, ये ठीक है, लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपने सेक्शन 39 ऑफ द रेरा एक्ट कहता है कि आप जब अपील में चले गए होते हैं अंडर द एक्ट, यहाँ भी इन्होंने झूठ बोला, जबकि मैं अंडर द एक्ट रेरा की अपीलेट अथॉरिटी रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल है। अब मैं जाऊंगा इसके बारे, क्योंकि ये मुझे पता समझ नहीं थी, ये मुझे कल बैठे बैठे ख्याल आया कि भाई ये तो मैंने तो इसके अगेंस्ट अपील नहीं की कोई, ये तो रेरा ने ऑर्डर मिसकंस्ट्रक्ट किया है, तो गलती इनकी है। तो इससे पहले फिर मैंने क्या किया कि रेरा की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, जब मैंने देखा कि ये लोग ये भी मिले हुए हैं उनके कि ये बंदे वही हैं रेरा मेंबर्स जो डिपार्टमेंट से आते हैं, तो मेन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाती है कि आप जिसकी कंप्लेंट करते हो उसके पास कंप्लेंट पहुंच जाती है। आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी है इसमें वही बंदे हैं जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं। तो मुझे बताइए होम बायर्स को कहां से मदद मिलेगी? हमारा होम बायर्स का कोई भी जो नुमाइंदा वहां नहीं होता है उस मेंबरशिप में जो बॉडी बनाई है, जो कि गलत है, होना चाहिए। बिल्कुल। अब मेरे दिमाग में आज ही इंटरव्यू के टाइम पे आया कि रेरा की जो वैकेंसी निकले, मैं अंडर प्रोटेस्ट रेरा में अप्लाई करूंगा, क्योंकि अब मुझे सारी चीजें समझ आ गई हैं कि मुझे कल मैं मिल के आया था डीटीसीपी, तो कहता आप सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। मैं कहा सिस्टम को जब पार्ट बनने नहीं देगा, मुझे सिस्टम कभी पार्ट नहीं बनने देगा, मुझे पता है कि मैं इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहा हूँ। तो आज कोई बात सिस्टम क्यों चाहेगा? वो सिस्टम नहीं चाहेगा कि हमारे जैसे अपराइट आदमी आए जो इमीडिएटली काम कर दें। अब पर संघर्ष कर रहे हैं। बट सर, जब भी अभी पिछले साल की पहले की बात है कि नोएडा की एक आम्रपाली प्रोजेक्ट था, वहाँ के लोगों ने उस पर फाइट की और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे वो बिल्डिंग गिराई गई। वो यूनिटेक का मामला था, यूनिटेक की बिल्डिंग गिराई गई थी जी। अब वहाँ भी आरडब्ल्यू ने लड़ाई लड़ी 15 साल। बिल्कुल लड़ी। अब यहाँ यही काम है करना। हमें 15 साल हो चुके हैं, कभी ना कभी तो रावण का अंत होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब कोई ना कोई तो सिस्टम को बचाने के लिए आगे आएगा ना। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या हर आम आदमी इतनी लंबी लड़ाई लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता सर। इसके लिए मुझे लगा कि बिकॉज जो हमारा जस्टिस सिस्टम है इट हैज बिकम टू कॉस्टली। एक वकील कॉस्टली एंड टू लेंथी। हाँ, टू लेंथी। और उसके बाद सर ये मजे वाली बात है, ये जो वकील हैं ये चाहते ही नहीं कि हमारा मामला सुलझे। हाँ। इनका काम है तारीख पे तारीख लेना। और दूसरा कोर्ट के जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख। आप ये मान के चलिए कि एक वकील एक पेशी के 2 या 3 लाख रुपए लेता है, और ये सब बड़े बड़े वकील लेके आते हैं। तो मुझे भी लगा नहीं, अब इस सिस्टम से लड़ने का तरीका है कि सिस्टम का पार्ट बनेंगे। तो मैंने YouTube पढ़ के मैंने सारा प्रक्रिया सीखी और मैंने खुद ही अपने आप ये फाइलिंग करनी सीखी। फाइलिंग करने के बाद क्या हुआ कि मैं हर जगह वहां गया जहाँ पे बिल्डर लाइसेंस किया था, और मजे वाली बात, मुझे हर जगह जीत मिली। ट्रुथ इज बेटर। सच्चाई की जीत होगी लेकिन लेट होगी। अब अल्टीमेटली डिपार्टमेंट को गिवन करना पड़ा, मेरे फेवर में बेनिफिशियरी राइट्स आ गए। अब ये चीज तो किसी को अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि पहली बार हुआ है, पहली बार बगैर। अब ये उसको अच्छा नहीं लगा, वो सेक्शन 19 की अपील में चले गए। सेक्शन 19 की अपील में मैंने खुद लड़ा, मेरे डेवलपर का वकील नहीं पहुंचा, मैं अकेला था। मुझे अंदर तक उसने नहीं दिया, ह्यूमिलेशन की गई एसीएस के दोबारा। मैंने कहा सर आप ऐसे नहीं कर सकते, ये फाइनेंशियल कोर्ट होती है, आपको जो भी डिसीजन देना होता है ओपन कोर्ट में देना होता है। मैंने इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशन डाली है, और आप अगर रिजेक्ट करना चाहते कर दीजिए, मैं हाईकोर्ट चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शायद मतलब देखिए, सत्ता का नशा देखिए,
मुझे कहते हैं आप हियरिंग से बाहर हो जाइए। मैंने कहा मैं आपके ऑर्डर्स मानने के लिए बातें नहीं हूँ, आप मुझे लिख के बोलो। तो जब काफ़ी बात बढ़ गई तो उन्होंने अल्टीमेटली समझाया कि डॉक्टर साहब हम आपको बाद में सुन लेंगे, जो गलत था, लेकिन मैंने फिर भी होम बायर्स को हित के रखते हुए कि मैंने कानूनी प्रक्रिया में कोई भी अड़चन नहीं डाली और मैं बाहर चला गया कमरे से। और मजे वाली बात देखिए, उन्होंने मेरे से बिना पूछे स्टे दे दिया। और जैसे ही मैं अंदर गया मैंने बोला सर ये आपने गलत नहीं किया, मेरा तो डेवलपर बेहोश होकर गिर गया वहां पर। मैंने उसको जब बोला, मैं सर आपने मुझसे कमिटमेंट की थी, आप इतने सीनियर आईएएस ऑफिसर हो, नंबर 2 इन द गवर्नमेंट हो देवेंद्र सिंह जी, ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगता आपको। आपको जो भी करना है मेरे अगेंस्ट देना, डिसीजन देना, लॉ के अगेंस्ट में, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, आप मेरे अगेंस्ट दो, लॉ कोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम आगे चले जाएंगे। लेकिन आपने मेरे कहने के बावजूद भी स्टे दिया, ये बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया से गलत है। फिर पता नहीं उनको क्या लगा मेरे में, उन्होंने मेरी बात सुनी और वो स्टे को रिवर्ट कर दिया। तब तक मजे वाली बात ये थी कि दूसरी पार्टी के वकील जो दिल्ली से आए थे, उनकी 40 लाख की जो अपने फीस थी वो पानी में चली गई। जब अगले दिन उनको ऑर्डर का पता चला कि डॉक्टर साहब ने इस स्टे को रिवर्ट करवा दिया है, तो उन्होंने इसको आगे मुकदमा जारी रखने के लिए हाई कोर्ट में डाल दिया। लेकिन मुझे पता था कैसे करेंगे, मैंने केवेट डाली हुई थी। अब केवेट, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि एक होम बायर को भी इतनी कानूनी प्रक्रिया की समझ होगी कि केवेट डाल के हाई कोर्ट मुझे बुलाएगा पहले। जैसे ही मुझे बुलाया मैंने सारी स्टोरी बयान कर दी। वो स्टे लेना चाहते थे, वहां भी स्टे नहीं मिला। फिर वहां पे इन्होंने लाइसेंसी ने झूठ बोला, वो भी मैंने सीनियर लॉयर्स के खिलाफ मैंने बोला, मैं सर इसको पार्ट ऑफ ऑर्डर लिखवाया जाए, ये कैसे हमारी कानूनी है, ये दे आर ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट। वो मैंने इंटरिम ऑर्डर में 4383 में लिखवा दिया 2022 में कि सर इन्होंने फैक्ट्स छुपाए हैं कोर्ट से। जब उनको लगा कि मामला हमारे अगेंस्ट चला जा रहा है, और इन द मीनवाइल एक घटना हुई जिसमें घटना में जो एसीएस चेंज हो गए और डीजीसीपी चेंज हो गए। इन्होंने मौके का फायदा उठाया और उसमें चुपके से, जिसे लास्ट डे ऑफ आर्गुमेंट था, केस विड्रॉ कर लिया कि हम इस केस को रिकंसिडर करेंगे। अब शुरू होती है लड़ाई। और ना तो मुझे कोई और चिट्ठी दिखाने को तैयार, ना कोर्ट दिखाने को तैयार, ना एजी ऑफिस दिखाने को तैयार। एजी ऑफिस में आरटीआई डाली, एजी ऑफिस ने लिख के मना कर दिया, मेरे पास प्रूफ है। फिर उसके बाद हाईकोर्ट रजिस्ट्री में मैंने चिट्ठी लेने की कोशिश की, उन्होंने 20 दिन लगा दिए। नॉर्मली 2 या 3 दिन लगते हैं। अल्टीमेटली 20-25 दिन मुझे, क्योंकि मुझे भी सिस्टम की नॉलेज नहीं है, मुझे 20-25 दिन लगे। मैंने उसको चिट्ठी मैंने हासिल की। जब हासिल की तो मुझे पता चला मेरा नाम तो उसमें बीच में लिखा हुआ है और मुझे हियरिंग में बुला नहीं रहे। मैंने उनको फिर मेल कर दी कि ये हमारा प्रोसेस ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। आप देखिए कितना धक्का करते हैं। जैसे ही मैंने इनको लिखा, अगले दिन मेल आ गई कि हम आपको बुला रहे हैं, कि उनको समझ पता चल गया कि डॉक्टर साहब के पास चिट्ठी आ गई है, फैक्ट्स इसके पास आ गए हैं। इन्होंने री हियरिंग ये कह के बुलवाई कि हमारे पास एडिशनल फैक्ट्स आए हैं। जैसे मैं हियरिंग में गया, वहां पे एडिशनल फैक्ट्स कोई है ही नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ, रेहरा, अब तो मुझे सारा मामला क्लियर हो गया। रेहरा झूठ बोल रही है, ये कह रहे हैं एडिशनल फैक्ट है नहीं। मैंने हियरिंग को चैलेंज कर दिया हाईकोर्ट। ये इलीगल है, बिकॉज कोई भी आदमी, कोई भी डिपार्टमेंट अपने ऑर्डर को रिवर्ट नहीं कर सकता, उसे हायर अथॉरिटी करेगी। उसके बाद ये हायर अथॉरिटी अपील डिसमिस कर चुकी है और केस हाईकोर्ट में है। पहली बात तो सरकार ने 2 गलतियां की हैं इस केस में। एक तो कानून में प्रावधान नहीं है कोई, दूसरी बात कि ये केस सब जुडिस होता है, तो ये कैसे रिकंसिडर कर सकते हैं जब केस कोर्ट के संज्ञान में है। ये तो उल्टी भाषा मैंने पहली बार देखी है, उल्टी गंगा। इससे ज्यादा करप्शन की कोई हद नहीं हो सकती। अब पिछली 3 हियरिंग में ये अपीयर नहीं हो रहे। अच्छा, इनका वकील अपीयर नहीं होता है, इनके जो मुलाजिम हैं डिपार्टमेंट के, वो अपीयर नहीं होते। कारण वो लंबा खींचना चाहते हैं ताकि ये हमारा डेवलपर है, वो छोटा डेवलपर है, ये मर जाए और ये कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। अब हम 2 ही बंदे बचे हैं हेरिटेज और ओआरएस जो लिक्विडेशन में नहीं है। और हमारी पिछली डेट 28 मार्च को लगी थी, लेकिन उस दिन भी कोई नहीं आया और हमारा नंबर ही नहीं आया। और मजे वाली बात है, कोर्ट ने अब इतनी देर में बेंच चेंज हो गया। अब बेंच चेंज हो गया तो पहला मेरा मैटर अर्जेंटमेंट लग रहा था। इन्होंने नए वाले जज साहब ने, अगस्टिन मसीह साहब ने, मेरा कहने के बावजूद भी इन्होंने उसको अर्जेंटमेंट लगाया कि रूटीन में सुनेंगे 28 अगस्त को। 28 अगस्त को नंबर ही नहीं आया, मुझे पता था नंबर नहीं आएगा। मैंने अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई, वो रिजेक्ट हो गई। अब नेक्स्ट जो डेट है वो लगी हुई है आके सितंबर में, सॉरी 11 अगस्त को लगी हुई है। अब देखो, अब मेरे ऑलमोस्ट 6 हाईकोर्ट केस लगे हुए हैं एक ही मैटर में, और सुनवाई में नहीं आ रहे हैं। अब क्योंकि रीजन भी हमारा सिस्टम ऐसा है, जिस जज ने सोचा वो सारा बेंच चेंज हो गया।
अब बताइए क्या करें, आम आदमी क्या करे? जो मैटर 5 मिनट का मैटर है उसके लिए सालों साल लग रहे हैं। तो ये कभी भी, मैं डिपार्टमेंट के हेड से मिला था तो मैंने इनको यही बोला, मैं कहा सर मोदी साहब कह रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, आप तो इसको 5 मिलियन जो की छोड़ो, आप इसको लाखों की इकोनॉमी नहीं बना सकते। जो आपके हालात हैं, हमारे सिस्टम के हालात हैं, कहीं ना कहीं हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। नैयर साहब, इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, लॉस को चेंज करना पड़ेगा। मोदी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जुडिशरी वाले भी, इनको भी ठीक करना पड़ेगा, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, एक्ट को चेंज करना पड़ेगा, एक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी हमारी होम बायर्स को कुछ रिलीफ मिल पाएगा। डॉक्टर साहब, मैं अभी जब हमने अपनी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू की तो मुझे लग रहा था कि मैं डॉक्टर अखिल महाजन से बात कर रहा हूँ। नाउ अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एडवोकेट अखिल महाजन से बात कर रहा हूँ। क्या इस जर्नी के अंदर डॉक्टर महाजन रहे या आप एडवोकेट हो गए? देखो जी, मुझे इसमें बड़ी हिंदी की आवाज, एक मशहूर एक कहावत है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं तो लोग बेवफा नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, बहुत बढ़िया। और आप देखिए, व्हेन अ पर्सन इज पुश्ड टू द बैक, देखो मैं शुरू से एक सरकार का अंगरा डॉक्टर रहा, हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होते थे। मैं आपको खुशी भी होती है, गर्व भी होता है कि मैंने सरकार की 30 साल सर्विस की, मैंने नौकरी की, और आप जान के हैरान हो गए, मैंने दांत भी उखाड़े हैं, मैंने एनेस्थीसिया भी दिया है। एक बार मेरी बॉस से लड़ाई हो गई, उन्होंने कोर्ट केसेस दे दिए मेरे को, ये कोई करना नहीं चाहता, पर मुझे ये भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था मेरे लिए। ये वहां से जो मेरी आर्गुमेंट करने की जो पावर थी, ये ट्रेनिंग वहां से शुरू हुई। और मुझे 25 साल मुझे समझ आ गई ये कोर्ट चलती कैसे है, मुझे सारी चीजें सिस्टम की नॉलेज थी, सिर्फ यह कि फाइलिंग कैसे करनी थी, और ई फाइलिंग हो गई है, बहुत अच्छा काम है। अभी मजे वाली बात बताऊं, मैंने अभी वर्चुअल हियरिंग के लिए मैंने हाई कोर्ट में लिखा, वो उस पर डिसीजन नहीं लिया गया। आप ये सोच के हैरान हो गए, आवर कंट्री इज रिफ्यूजिंग टू डेवलप। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ नैयर साहब, हमारे देश में 7,000 करोड़ का बजट मोदी साहब ने दिया है वर्चुअल हियरिंग के लिए। चंद्रचूड़ जी बार बार कह रहे हैं, सीजेआई जो हमारे हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि पूरे इंडिया जो है ये इसको करे, लागू करे वर्चुअल हियरिंग को। आप देखिए मजे वाली बात है, यहाँ से लिटिगेंट जाता है फरीदाबाद से चंडीगढ़, कितने पैसे लगते हैं, उसकी फैमिली जाती है। जब वर्चुअल अवेलेबल है, हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है, दे डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट इट। सिर्फ इंडिया में 2 कोर्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने वर्चुअल को लागू किया है। एक लागू किया आपके दिल्ली हाई कोर्ट ने, और एक उड़ीसा हाई कोर्ट ने। उड़ीसा हाई कोर्ट कैन डू इट, देन व्हाई नॉट पंजाब हाई कोर्ट? मेरी एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं किया गया। मैं 2 बार मैंने रिक्वेस्ट किया, सर मेरी एक हिप सर्जरी हुई है, हमें बहुत पैसे लगते हैं आने जाने का, वहाँ पे इतने पैसे नहीं है। लेकिन मजे वाली बात है, कोई सोचने को तैयार ही नहीं है, कोई सिस्टम से चलने को, जजेस को छुट्टियां चाहिए, उनको लिटिगेंट्स की कोई चिंता नहीं है, उनको कोई भी चिंता नहीं है कि हम किस तरह से मुकदमों को निपटाएं। तारीख पे तारीख, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी चाहिए जुडिशियल सिस्टम में। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अच्छा सर, अभी ये जो इतनी लंबी लड़ाई जो चल रही है, जो इतना लड़ चुके और अभी भी जारी है, क्या इसमें आपको कुछ थ्रेट्स वगैरह भी आए? सर मेरे को पैसे का प्रलोभन आया कि आप अपना ये पैसे ले लीजिए, कुछ और भी दे देंगे। और मुझे बड़े लोगों ने समझाया कि आप जिस लॉबी से पंगा ले रहे हो वो बहुत ही स्ट्रांग लॉबी है, वो आपका कुछ भी अहित कर सकते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें हाईकोर्ट को बताई। उन्होंने मुझे बोला भी था कि आप एक सिक्योरिटी ले लीजिए, लेकिन मैं पैरामिलिट्री में रहा हूँ तो मुझे इनसे मुझे पता है इनसे कैसे खतरों से निपटना होता है, और मैं इन खतरों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं एक आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा हूँ मोदी जी की तरह, और मेरा ये तरीका ये है कि मैंने इसको लास्ट एंड तक लेके जाना है। अब हमारे पास मजे वाली बात यह है कि हमारे पास सारे लाइसेंस हमारी फेवर में है, इसके बावजूद भी मेरा बिल्डर नहीं बना पा रहा। तो इसमें कौन आड़े आ रहा है? वो आ रहा है रेरा। रेरा ने रेरा नंबर देना है। आज 2 साल हो गए उसको रेरा नंबर देने के लिए। अब मुझे बताइए, अभी करंट पोजीशन ये है कि जो एसीएस साहब है उनके पास 5 चार्ज है। कभी सोच सकते हैं कि एक आदमी 5 चार्ज को पूरा कर सकता है, वो भी फिजिकल कोर्ट में? रेरा गुरुग्राम का चेयरमैन, एच रीड के चेयरमैन, अर्बन लोकल बॉडी के चेयरमैन, टाउन प्लानिंग के आपके एसीएस, प्लस रेरा का चेयरमैन गुड़गांव, जहाँ फिजिकल हियरिंग होती है। इसका मतलब क्या हुआ? हम सिस्टम से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन मेरा ये पूरा मानना है, टुगेदर वी कैन विन। हमारे आम आदमी की आवाज, अब पहले मेरे को ये सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन अब उनको लग गया कि डॉक्टर महाजन, पहले मुझे बोला बिल्डर को,
कि ये यही क्यों आता और कोई नहीं आता। अब उनको कौन समझाए कि आम कानूनी प्रक्रिया किसी को मालूम ही नहीं है, आप कमरे में किसी को आने नहीं देते, कोर्ट में आप किसी की चलने नहीं देते, अब लास्ट मोमेंट पे आके आप अपने रिहियरिंग कर लेते हो अगेंस्ट द नॉर्म्स, आपके पास जवाब ही कोई नहीं है। रेरा वाले मिल गए, रेरा नंबर, भाई आप जो मर्जी करते रहो, लेकिन आप प्रोजेक्ट को क्यों रोक रहे हो? रेरा का काम क्या था? मैंने इनकी कंप्लेंट गवर्नर से भी की है, गवर्नर साहब के पास मिल के आया हूँ कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को पूरा अवेल करूंगा, चाहे मुझे किसी भी कीमत पे कहीं भी जाना पड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इसके ऊपर आप इस लड़ाई को जीतेंगे। धन्यवाद। और जो बात के साथ 3000 परिवार और जुड़े हुए हैं उन्हें भी राहत मिलेगी। मैं अंत में आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि आपने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया है, और मेरा भी ये मानना है कि हम सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जी, और शायद अगर हम सारे थोड़े से जो हमारे में संवेदनहीनता हो चुकी है हमारे समाज में, अगर हम थोड़ा सा भी संवेदनशील हो जाएं तो हमारे मोदी जी की तरह हमारे देश को 5 ट्रिलियन क्या 10 ट्रिलियन इकोनॉमी देने लगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। हम दिस कंट्री इज रिफ्यूजिंग डेवलप, और उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन हम खुद लोग हैं, और वो कुछ ही कैटेगरी हैं, 5 से 10% है, सिर्फ 5 से 10% है, बिल्कुल इनको उखाड़ना है जड़ से, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। आप आज अपने समय निकाला और बहुत ही अहम विषय पर हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी। मैं समझता हूं कि जो लोग जिन्होंने अपने घर खरीदे हैं और बिल्डर्स के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनको बहुत अच्छी एक जानकारी मिलेगी हमारे इस एपिसोड के थ्रू, और आगे भी आपसे हम चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भारत की बात सुनाता हूं, बातें जन गण मन से। आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, कमेंट्स जरूर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का एपिसोड यहीं तक, मैं आपसे इजाजत लूंगा। चलते चलते फिर एक आग्रह कि अगर मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।